हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था हमारा इटली का एकीकरण। अब इसमें हम बात करें जो इटली का एकीकरण हुआ है उसमें किन किन व्यक्तित्वों का जो है महान योगदान रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले उसमें जो अवधारणा रखी थी गणतंत्र के आधार पर वो थे मेजनी जी। यहाँ पर मेजनी बेशक फेल हो गए थे, लेकिन जो एक अवधारणा रखनी थी इटली के एकीकरण की वो इन्होंने ही रखी थी। उसके पश्चात जो द्वितीय व्यक्तित्व आते हैं हमारे सामने वो है काउंट काबूल, जिन्होंने उत्तरी इटली के एकीकरण में सक्रिय भूमिका निभाई। तीसरा आता है यहाँ पर बात जो है गैरीबाल्डी की। जो गैरीबाल्डी आप देखेंगे जिन्होंने नेपुल्स और सिसिली जो कि दक्षिणी इटली का पार्ट था वहां पर जाकर के बेशक तानाशाह नियुक्त किया, लेकिन ये वहां पर जाकर के अपना जो जन्म संग्रह के हिसाब से एकीकरण को संपन्न किया। फिर चौथा जो व्यक्तित्व आता है हम चार्ल्स एल्बर्ट को ले सकते हैं, जिन्होंने जो उत्तरी और जो दक्षिणी इटली थी उसको मिलाने का कार्य किया और जो पोप के अधीन क्षेत्र थे रोम को छोड़ करके वो भी यहाँ पर एकीकरण में मिला दिया। अब इसके पश्चात हमें देखना है जो हमारा जर्मनी का एकीकरण है वो किस तरह से संपन्न होगा, उसमें कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और किस तरह से इसका जो एकीकरण का कार्य है वो कंप्लीट होगा। ये हम सबसे पहले देखें जो हमारा जर्मनी है वो पहले कैसे था और अब कैसे किया गया था। जर्मनी का एकीकरण है हमारा। अब इसमें हम बात करें जो हमारा प्राचीन विश्व था उसमें हमने पहले से ही देखा है कि जब हमने देखा था जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था जिस पर जर्मन आक्रमणकारियों का जो है हमला हो रहा था, तो इस तरह से जो जर्मनी है वो 200 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उसके पश्चात जो सबसे चतुराई से काम किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिन्होंने इसे जो है 16 बड़े राज्यों में तब्दील कर दिया। इसके पश्चात जब गठन होता है वियना कांग्रेस का, तो वियना कांग्रेस इसे फिर से 39 राज्यों में विभाजित कर देती है और जो सबसे पावरफुल इसमें का स्टेट था वो था प्रसा। तो आप देखेंगे जो प्रसा है जिसे राइनलैंड का भी भूभाग दे दिया गया था जो कि फ्रांस के पास था। एक तरह से जो जर्मनी है टोटल उसका 40% तो प्रसा ही था, बाकी में जो 38 राज्य हैं वो अन्य जो 38 राज्य हैं वो थे। तो इसी में जो आप देखेंगे जो 38 राज्य हैं इनको या हम कहें जो 39 राज्य हैं, यहाँ पर एक फ्रैंकफर्ट नामक पार्लियामेंट का गठन किया गया जिसमें इन सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया और इन सभी के संरक्षक के रूप में ऑस्ट्रिया को भी उसी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व दिया गया। तो एक तरह से ये था जो जर्मनी अब इसकी करंट सिचुएशन है। अब यहाँ पर हम बात करें जो ये 1848 की क्रांति हुई थी फ्रांस की, यहाँ पर आप देखेंगे जो संयुक्त जर्मनी का ताज है वो सुपुर्द किया गया था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को, जिन्होंने इसे लेने से पहले इनकार कर दिया था। उसके पश्चात आप देखेंगे इन्होंने अपनी कुछ शर्तों को मनवाने के साथ ही जब इस जर्मनी के एकीकरण को लाना चाहा तो एक तरह से ऑस्ट्रिया का दबाव पड़ा और इन्होंने अपमानित होकर के जो अपनी गद्दी थी वो अपने पुत्र विलियम प्रथम के पक्ष में त्याग दी। तो इनका जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ है इनका पुत्र है विलियम प्रथम, इन्होंने इसके पक्ष में अपनी गद्दी त्याग दी। अब यहाँ पर हम जो जर्मनी का एकीकरण देखने जा रहे हैं वो आप देखेंगे इटली का एकीकरण इसके 1 दशक पहले हो चुका है और जर्मनी का एकीकरण उसके 1 दशक बाद हो रहा है। इसी तरह जब हम आगे देखेंगे जो फासीवाद और नाजीवाद का उद्भव होता है तो फासीवाद के उद्भव और नाजीवाद के उद्भव में भी 1 दशक का अंतर होगा जो कि इटली और जर्मनी में इसका उद्भव होगा। अब यहाँ पर हम बात करें जो ये जर्मनी का एकीकरण है इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका या इसको जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन से कारक जो है वो सहायक हैं। तो इसमें पहला है हमारा वैचारिक कारक। अब जैसे हम कोई भी कार्य जब शुरू करने वाले होते हैं तो हमारे मन में पहले एक विचार आता है या किसी से प्रेरणा लेते हैं, तो जो ये वैचारिक क्रांति होती है, वैचारिक कारण होता है या हम कहें जो किसी का दार्शनिक जो भी होता है उसका जो विचार होता है वो एक तरह से प्रेरणा का कार्य करता है। यहाँ जो जर्मनी के एकीकरण में प्रेरणा का कार्य किया वो आप देखेंगे जो कुछ जर्मन चिंतक थे या फिर जो भी जर्मन दार्शनिक इत्यादि थे, जिनमें आते हैं जॉन आते हैं, हर्डर आते हैं और हीगल आदि हैं। ये सब जो थे इन्होंने एक तरह से प्रेरणा का कार्य किया जर्मनी के एकीकरण के लिए। अब दूसरा जो यहाँ पर फैक्टर आता है वो है आर्थिक भौतिक कारक, या हम इसे आर्थिक कारक भी कह सकते हैं। आर्थिक भौतिक कारक वो है औद्योगिकरण। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये प्रसा है इसे जो राइनलैंड का भूभाग दिया गया है, तो ये जो राइनलैंड है इसमें कोयला और लोहा ये दोनों का उत्पादक का क्षेत्र है। इस कारण से सबसे पहले जो औद्योगिकरण आया है जर्मनी में वो आया है प्रसा में। तो एक तरह से जो ये प्रसा इतना ज्यादा औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है तो जो शेष जर्मनी के क्षेत्र हैं
वो एक तरह से परसा की ओर देख रहे हैं अपने आर्थिक विकास के लिए। तो इसी कारण से आप देखेंगे 1834 में एक चुंगी संघ की स्थापना होगी, यही से हम कहते हैं जालबेरी, जिसके अंतर्गत जो पूरा जो जर्मन राष्ट्र है उसका आर्थिक एकीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आर्थिक एकीकरण 1834 में संपूर्ण हो गया। अब इसके पश्चात हमें देखना है जो इसके तात्कालिक कारक है, ये हम कहें कि जो अब इसका तीसरा फैक्टर है हमारा वो है सैनिक कारक। अब जो काम वहां पर जो चार्ल्स सर्वर थे, जो उन्होंने अपना चांसलर या प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था काउंट काबूर को, वही यहाँ पर काम करेंगे विलियम प्रथम। इन्होंने अपना चांसलर नियुक्त किया 1862 में बिस्मार्क को। अब जो बिस्मार्क ने सबसे पहला कार्य किया वो यही किया कि उसने एक सशक्त सेना तैयार की, और इस कहें तो दर्जे पर अपनी सेना तैयार की है कि अगर यहाँ पर जो ब्रिटेन है उसकी नेवी पूरे विश्व में फेमस थी, हम कहें जो उसकी जल सेना थी वो अगर पूरे विश्व में फेमस थी, तो सबसे ज्यादा अगर आर्मी कहीं की फेमस थी तो वो थी प्रसा की, जो कि बाद में जर्मनी की हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तरह से अब जो काम काउंट काबू ने किया था कि उन्होंने एक बाह्य शक्ति का हेल्प लिया था जो कि था फ्रांस। तो वही सेम काम अब बिस्मार्क को भी करना है कि इन्हें भी एक बाहरी शक्ति का सहायता चाहिए, और ये भी उसी लिए जो आप देखेंगे फ्रांस के पास ही जाते हैं। इसका रीजन भी सेम वही था कि जो ब्रिटेन है उसके पास जा नहीं सकते क्योंकि वो आर्थिक संतुलन के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होता है। ऑस्ट्रिया तो इसका विरोध ही कर रहा है, और रह गया जो रूस, तो रूस जो है यूरोप की राजनीति से बाहर है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो रूस है, क्योंकि बिस्मार्क यहाँ का जो ये चांसलर बना है जर्मनी का, इसके पहले वो रूस का राजदूत था। इस कारण से रूस के साथ इसके संबंध अच्छे हैं, इसलिए जो इसका रूस का आशीर्वाद है वो बिस्मार्क को प्राप्त है। लेकिन चूंकि जो रूस है वो यूरोप की राजनीति से बाहर, इसलिए उसने कोई डायरेक्टली हेल्प नहीं किया। तो वो यहाँ पर फ्रांस की बात आती है। तो जो जर्मनी है वो एक तरह से इसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं चाहता है, जिस तरह से काउंट काबुल चाहा था उस तरह से बिस्मार्क नहीं चाहता। बिस्मार्क से फ्रांस की निष्पक्षता चाहता है, अर्थात उसका ये कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऑस्ट्रिया को जो है उसको दूर भगाने में लगे हुए हों या उसे हम खदेड़ने में लगे हुए हों और बीच में फ्रांस टपक पड़े। जिस कारण से यही चाहता था कि ये फ्रांस जो है वो निष्पक्ष रहे, जिससे हमें आगे देखना है कि किस तरह से अपनी निष्पक्षता बचा पाता है। लेकिन उसके पहले हम ये देख लें जो जर्मनी है उसके एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। जो यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं आ रही हैं वो देखते हैं कौन कौन सी है यहाँ पर। उसमें आप देखेंगे जो पहली बाधा है वो है जो जर्मनी डिवाइड है 39 राज्यों में। एक तरह से इन सभी राज्यों को आपस में मिलाना बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग टास्क था। एक तरह से यही पहली बाधा बन रहा था जो ये 39 राज्यों में विभाजित था। दूसरा था ऑस्ट्रिया का विरोध। अब ऑस्ट्रिया के विरोध से तो आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि आप पीछे से ही देख रहे हैं जब यहाँ पर जो 1848 की क्रांति जिस टाइम पर यहाँ पर संयुक्त जो जर्मनी का ताज है वो सुपुर्द किया गया था जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ हैं। तो एक तरह से वहां पर किस तरह जो ये ऑस्ट्रिया उसने अपना विरोध प्रदर्शित किया था और एक तरह से हिदायत दी थी कि ऑस्ट्रिया के रहते हुए तो आप ये एकीकरण नहीं कर सकते। और तीसरी जो यहाँ पर कार्य कर रही थी वो थी अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की प्रतिकूल परिस्थिति। अब यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं, यहाँ के जो शक्ति हैं उसमें आप देखेंगे जो हम पीछे से ही चर्चित किए हैं। पहली है यहाँ पर ब्रिटेन, दूसरी है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस तथा यहाँ पर प्रसा था जो हमने कंसर्ट ऑफ यूरोप के संदर्भ में देखा था। तो ये आप देखेंगे प्रसा का एकीकरण हो रहा है। रूस जो है यूरोप की राजनीति से बाहर है, लेकिन एक तरह से इसका जो संबंध है वो विस्तार के साथ अच्छा है। यहाँ इसका जो एक ब्लेसिंग्स है वो प्राप्त है बिस्मार्क को। ऑस्ट्रिया वो खुला विरोध कर ही रहा है, यहाँ देख ही चुके हैं। और तीसरा जो है फ्रांस। फ्रांस आप देखेंगे जो वेस्टफेलिया की हमने संधि डिस्कस की हुई है पीछे, तो ये वेस्टफेलिया की संधि से ही लेकर के जो जर्मनी के एकीकरण का विरोध करता रहा है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि आप देखेंगे जो जर्मनी है वो फ्रांस के जस्ट बगल में है
तो कोई भी एक कंट्री कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसके बगल वाला जो राज्य है, जो देश है, वो उससे ज्यादा शक्तिशाली हो। एक तरह से यहाँ पर जो फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय था, वो जर्मनी का एक तरह से शक्तिशाली होना था। ब्रिटेन को आप देखेंगे, वो कभी भी जो है अपना जब क्षेत्र छोड़कर आता है तो सिर्फ इसलिए कि यूरोप में शक्ति संतुलन न बिगड़ जाए, तो वो शक्ति संतुलन को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। यहाँ पर इस तरह से इसका जो विरोध है प्रदर्शित हो रहा है जर्मनी के एकीकरण में। लेकिन एक तरह से आप देखेंगे जो ये आर्थिक एकीकरण है, या आप कहें जो औद्योगिकरण हुआ है, इसने भी एक तरह से दिशा दे दी जर्मनी के एकीकरण में। इसलिए बिस्मार्क इसे कहते हैं रक्त और लौह की नींव। लेकिन यहाँ पर जो आप सुने होंगे एक आर्थिक चिंतक है, यहाँ कहे अर्थशास्त्री हैं जॉन मेनार्ड किन्स, तो उनका कहना है कि ये रक्त और लौह की नीति नहीं बल्कि लोहा और कोयला था जिसने जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाई। लेकिन उनका ये जो कथन है एक तरह से पूरा असंतोषजनक है, क्योंकि जो लोहा और कोयला है, राइनलैंड का जो क्षेत्र है, जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है कि वहां से कोयला और लोहा मिला हुआ है, तो जो ये कोयला और लोहा था बेशक इसने एकीकरण में भूमिका निभाई, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था जर्मनी के एकीकरण में। तो जिस तरह से अपनी जो बिस्मार्क ने सेना तैयार की हुई थी, तो वहीं पर जो है रक्त और लौह की नीति उभर कर बाहर आती है। तो एक तरह से ये था जो इनका कथन था कि इसका वो असंतोषजनक था। अब जब यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो वही बात आती है कि फ्रांस की निष्पक्षता किस प्रकार से हासिल की जाए। तो यहाँ जो बिस्मार्क है, वो जब लुई नेपोलियन तृतीय जो थे, जो कि फ्रांस के इस टाइम पर जो सम्राट बने हुए हैं, फ्रांस के क्या ये पूरे यूरोप पर एक तरह से बॉस बने हुए हैं, तो जो लुई नेपोलियन तृतीय थे, जब बिस्मार्क इनके पास गए बात करने के लिए, तो पहले नंबर तो इनकी सक्रिय भूमिका चाहते नहीं थे। सिर्फ इन्होंने इनसे ये कहा कि जब हम यहाँ पर, हम तो एकीकरण में जो है अपना पूरा योगदान दे ही लेंगे, अकेले यहाँ पर हम ऑस्ट्रिया का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपसे हमें चाहिए आपकी निष्पक्षता, अर्थात जब हम यहाँ पर युद्ध करेंगे तो आप बीच में यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपको राइनलैंड में थोड़ा सा भूभाग दे देंगे, थोड़ा या कुछ भूभाग दे देंगे। अब यहाँ देखेंगे जो बिस्मार्क है किस तरह से यहाँ सस्पेक्ट रखा हुआ है कि अर्थात अगर कोई बाद में ऐसी कोई बात होती है तो उसका प्रयोग अपने हित में कर सकेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर डिसाइड नहीं किया हुआ है कि वो कितना परसेंट या कितना भूभाग देगा। इसने यहाँ पर जो है एक इंडेफिनिट टर्म का प्रयोग किया है, थोड़ा या कुछ का। तो एक तरह से यहाँ पर देखते हैं जब यहाँ पर फ्रांस की निष्पक्षता मिल गई तो जो बिस्मार्क है, जो प्रसा था, उसने चढ़ाई कर दी ऑस्ट्रिया पर। और एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं 1866 में, जिसे कहते हैं सेडोवा का युद्ध। तो जो सेडोवा का युद्ध था, इसमें जो है ऑस्ट्रिया प्रसा के हाथों बहुत बुरी तरह पराजित हुआ, और इसे हम 6 वीक वॉर भी कहते हैं, क्योंकि ये 6 सप्ताहों में जीता गया था। अब इसके पश्चात जो एक संधि हुई मार्च 1866 में, जिसे कहते हैं प्राग की संधि। इसमें आप देखेंगे जो ये प्राग की संधि है, इसमें एक तरह से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से जो उत्तर जर्मन क्षेत्र था उसका एकीकरण करा लिया प्रसा के साथ, और इसी के साथ ही जो इटली का जो, चूंकि यहाँ पर जो जर्मनी था उसके साथ इटली भी एक तरह से था, क्योंकि इटली को अपना जो वेनेशिया वाला क्षेत्र चाहिए था और रोम क्षेत्र चाहिए था। जो वेनेशिया का क्षेत्र था वो भी जो प्राग वाली संधि हुई, इसी के तहत वेनेशिया का क्षेत्र भी इटली को मिल गया। तो एक तरह से उत्तर जर्मन जो क्षेत्र थे उनका प्रसा के साथ एकीकरण हो गया। अब बात आती है यहाँ पर जो दक्षिण जर्मन क्षेत्र है उनका एकीकरण किस प्रकार से किया जाए। तो बिस्मार्क जो है वो भली भांति जानता था कि अगर हमें दक्षिण के जर्मन क्षेत्रों का यहाँ पर विलय करना है तो हमें युद्ध करना होगा फ्रांस के साथ। एक तरह से आप देखते हैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लॉस अगर किसी को हुआ है तो वो फ्रांस ही है। अब यहाँ पर फ्रांस जो है उससे युद्ध करने के लिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना ज्यादा पावरफुल माना जाता था लुई नेपोलियन तृतीय, कि अगर इससे युद्ध की बात आती थी तो जो भी पुरानी शक्तियां हैं वो भयभीत हो जाती थी। इसी हम संदर्भ में बात करें तो जो यहाँ पर विलियम प्रथम है, तो वो एक तरह से तो डर गया कि हमें लुई नेपोलियन तृतीय के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन बिस्मार्क ने कहा अगर यहाँ पर आप थोड़ा भी हमको मौका देते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसके पश्चात बिस्मार्क ने खुद ही ऐसी ऐसी घटनाएं शुरू कर दी, ऐसी ऐसी नीतियां लाना शुरू कर दिया कि जो फ्रांस है वो ऑटोमेटिकली खुद ही कूद पड़ा बिना तैयारी के युद्ध में। और 1870 में प्रसा और बिस्मार्क का, यहाँ कहें जो भी एकीकरण हुआ है, तो प्रसा और फ्रांस का एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं सेडान का युद्ध।
इस युद्ध में जो है फ्रांस इतना बुरी तरह से पराजित हुआ कि इसके सदमे से वो आज तक नहीं उबर पाया, जर्मनी के हाथों से ये पराजित हुआ है। इसके पश्चात यहाँ पर एक संधि होती है 1871 में, जिसे कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। जो ये फ्रैंकफर्ट की संधि थी, इसमें जो फ्रांस का दो भूभाग था, एल्सेस और लॉरेन, ये एल्सेस और लॉरेन जो है वो प्रसा ने या बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय से छीन लिया। अब इस तरह से आप देखेंगे जो फ्रांस है वो एक तरह से तो इस घटने से कभी उबर नहीं पाया। इसके साथ ही जो विश्व युद्ध होते हैं आगे, उसमें आप देखेंगे जो फ्रांस है वो दोनों विश्व युद्धों में जर्मनी के हाथ से पिट जाता है। तो एक तरह से ये जो है आज तक इसके ऋण ही रहा है, या फिर उनका जो ये दोनों क्षेत्र लिया है, जिससे जर्मनी एक महाशक्ति के रूप में उभर कर भी सामने आया। तो एक तरह से उसमें जो ये दोनों भूभाग थे वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके पश्चात जो यूरोप था, अगर उसने एक जो महाशक्ति थी, आप कहें एक जो बड़ी शक्ति थी, उसे अगर खोया तो दूसरी बड़ी शक्ति के रूप में जर्मनी को पा भी लिया। जो शक्ति खोया वो फ्रांस थी, जो पाया वो जर्मनी थी। अब इसके पश्चात जब यहाँ पर ये दक्षिणी जो जर्मन राज्य थे उनका भी हो गया विलय, तो यहाँ पर एकीकरण जो है जर्मनी का वो संपन्न हुआ। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं जो हमने राष्ट्रवाद का प्रभाव देखा था यूरोप पर, तो उसमें हमने कुछ पश्चिमी यूरोप पर प्रभाव देखा था, जिसमें हमने कहा था कि जो राजा का राष्ट्र था वो धीरे धीरे बदल रहा था जनता के राष्ट्र में, तो वो हमारा हो गया था। और साथ ही जो दूसरा हमने इम्पैक्ट देखा था वो था जर्मनी और इटली का एकीकरण, तो वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें तीसरा जो देखना है वो ये है कि जो ये हमारा रूसी साम्राज्य है और ऑस्ट्रियाई हम जिसे कहें तो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, और साथ ही ऑटोमन साम्राज्य है, उसका जो विभाजन का खतरा है वो किस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पे विभाजन किस प्रकार से शुरू होगा। तो जो राष्ट्रवाद का प्रभाव है, इसमें हम बात करें अब जो तीसरा फैक्टर है हमारा ऑटोमन हैब्सबर्ग और रूसी साम्राज्य, इनके विभाजन का खतरा या इनका विभाजन। अब इसमें जो ऑटोमन साम्राज्य, इसमें हमने देखा था कि अब ये लगातार छिन्न भिन्न होता जाएगा। दूसरा जो है हैब्सबर्ग साम्राज्य, ये अपने आप को जो है प्रथम विश्व युद्ध तक रोके रखेगा या वहां तक बचा रहेगा। और तीसरा जो है रूसी साम्राज्य, ये थोड़ा आगे तक जाएगा, जो कि 1991 जब उदारीकरण का क्षेत्र आएगा, या हम कहें तो जब उदारीकरण आएगा तब ये जाकर वहां पर विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें जो पहला है हमारा ऑटोमन साम्राज्य, इसे ही हम एक समस्या के नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं बाल्कन समस्या। अब यहाँ देखिए जो बाल्कन समस्या है ये कौन सी समस्या है। यहाँ पर आप देखेंगे जो पूर्वी यूरोप का क्षेत्र है उसे हम बाल्कन क्षेत्र कहते हैं, पूर्वी यूरोप का क्षेत्र। तो ये जो बाल्कन समस्या उभर कर आई, इसका रीजन क्या था? पहला तो जो ऑटोमन साम्राज्य था इसमें ईसाई जनसंख्या निवास करती थी। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि जो शासक था वो मुस्लिम था और जो जनसंख्या थी वो ईसाई थी या जो भी अल्पसंख्यक वर्ग थी, एक तरह से यहाँ पर धार्मिक तनाव भी था। और तीसरा है जो कंसर्ट ऑफ यूरोप है, जिसका कार्य है कि अगर कोई भी एक शक्ति जो है वो विद्रोह करती है तो जो आसपास के क्षेत्र होंगे और जो कुछ शक्तियां वो मिलकर के उस विद्रोह को दबा देंगी। लेकिन जब बात यहाँ पर कुछ ईसाई बहुल क्षेत्रों की आती है, तो जो ये कंसर्ट ऑफ यूरोप है इसी के कुछ सदस्य जो है वहां पर सहानुभूति दिखाने लगते हैं। जैसे आप बात करेंगे यहाँ पर जो यूनान का विद्रोह हमने पीछे देखा था, तो उसमें भी जो ब्रिटेन और फ्रांस है एक तरह से वहां पर सहानुभूति दिखाने लगते हैं और उस विद्रोह को दबा देते हैं, या यहाँ पर जो है उसे स्वतंत्र कर देते हैं, जैसे इन्होंने यूनान को स्वतंत्र किया था। तो एक तरह से ये जो कंसर्ट ऑफ यूरोप है यहाँ पर भाईचारा की जो है नीति आ जाती थी ईसाइयों को लेकर के। और चौथा हम बात करें तो ये आप देखेंगे जो ऑटोमन साम्राज्य है ये वही साम्राज्य है जिसमें जो 1453 में मुस्लिम दुनिया का पतन हुआ था। तो उस टाइम पर कितना पावरफुल था और आज ये इतना ज्यादा वीक हो गया है कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। और जो इसका अंतिम फैक्टर है, जो बाल्कन समस्या का अंतिम है यहाँ पर हम देखें तो वो है
जो इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था वो रूस का था, या फिर हम कहें तो रूस इससे सबसे ज्यादा लाभ उठाना चाहता था। तो उसका मानना था कि यहाँ पर वो दो तरह के अपना एक जो रखा हुआ था उद्देश्य, एक था अल्पकालीन और दूसरा था दीर्घकालीन उद्देश्य, जो ऑटोमन साम्राज्य के पतन से रूस को होने वाला था। यहाँ देखेंगे जो ये दीर्घकालीन उद्देश्य है, ये तो था कि अगर जो ऑटोमन साम्राज्य है वो एक तरह से अगर उसका नष्ट हो जाता है या पतन हो जाता